प्रदेश की सियासत के केंद्र में एक बार फिर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर आज कांग्रेस किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कमलनाथ ने एक बार फिर दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साजिश के तहत किसान हितैषी सरकार गिराने का आरोप लगाया। वहीं कमलनाथ की बैठक के बाद किसान कांग्रेस मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कृषि मंत्री कमल पटेल का घर का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी पलटवार बोला है। कृषि मंत्री के मुताबिक पिछली सरकार में किसानों के 2 लाख तक के कर्जा माफ करने के दावे पूरे नहीं हुए। साथ ही कृषि मंत्री ने इस बात का भी दावा किया है कि मौजूदा शिवराज सरकार किसानों के खाते में लगातार पैसा डालने का काम कर रही है और इसी के तहत 18 सितंबर को किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि को जमा किया जाएगा। कमल पटेल के मुताबिक प्रदेश सरकार किसान हित में लगातार फैसले ले रही है। कुल मिलाकर प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में दोनों सियासी दलों के बीच में खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी दल बताने की होड़ मच गई है और यही कारण है कि कांग्रेस जहां एक तरफ बीजेपी की घेराबंदी कर रही है तो वहीं बीजेपी भी जवाबी हमले कर किसान मामले पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उज्जैन के टावर चौक पर आज उस समय हंगामा मच गया जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जी हाँ, ये मामला यही बताया गया है कि सतना में जिस तरह से लव जिहाद का मामला सामने आया उसके बाद जिस तरह से उस पूरे मामले का राजनीतिकरण हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम सामने आने के बाद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का पुतला जलाने के लिए लेकर आए और उसी दौरान जो है पुलिस ने इस पूरे जो पुतला जला रहे थे उन लोगों को रोकने की कोशिश की और इस बीच जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प दिखाई दी। फिलहाल जो झड़प हुई है इसमें एक पुलिसकर्मी भी सड़क पर गिरा, लेकिन जो है कार्यकर्ता माने नहीं और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का जो पुतला लेकर आए थे उसे जला दिया। पुलिस की माने तो वो इस पूरे मामले को दिखवा रहे हैं और जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र के रामाजीकापुरम इलाके में रहने वाले लोग पानी की समस्या से परेशान है। इन लोगों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। ग्वालियर के रामाजीकापुरा इलाके स्थित हीरामन बाबा के मंदिर वाली गली और टेलर वाली गली के लगभग 200 से ज्यादा परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल ये इलाके ऊंचाई पर है, यही वजह है कि इन इलाकों में नलों का पानी नहीं पहुंच पाता है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से वो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। हर बार वो प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि से गुहार लगाते हैं, लेकिन ना तो प्रशासन ने उनकी समस्या को हल किया है, ना ही जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इस समस्या की ओर ध्यान दिया है। आपको बता दें कि इस इलाके में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक रहे हैं और इस बार भी वो यहीं से प्रत्याशी है। लोगों का कहना है कि अगर इस बार उनकी समस्या हल नहीं हुई तो उपचुनाव में वो वोट का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने पूरी गली में बैनर भी लगा दिए कि पानी नहीं तो वोट नहीं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई। लोगों का कहना है कि उपचुनाव से पहले अगर समस्या हल नहीं होती है तो वे फिर मतदान का बहिष्कार करेंगे और जब तक समस्या हल नहीं होगी तब तक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। इन लोगों ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि जब तक उनकी पानी की समस्या हल नहीं होगी वो उपचुनाव में वोट नहीं करेंगे। मुरैना में अवैध रेत का कहर बदस्तूर जारी है। अवैध रेत परिवहन कर जा रहे डंपर से पिकअप वाहन टकरा गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर घायल हो गए, जिन्हें मुरैना अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मरने वाले सभी गौतम बुद्ध नगर आगरा के रहने वाले थे जो रायसेन जा रहे थे। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत हुई है। अवैध रेत परिवहन व उत्खनन के चलते कोई पहला हादसा नहीं है। अवैध रेत के कारण कई हादसे हुए हैं जिनमें अनगिनत जाने गई हैं, लेकिन प्रशासन है कि इन हादसों से सबक लेने के बजाय कुंभकर्णी नींद सो रहा है। अवैध रेत रोकने के प्रयास तो दूर, प्रशासन छुटमुट की कार्रवाई करने से भी बचता दिखाई दे रहा है। अंचल में अवैध रेत उत्खनन हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। हालांकि अभी उपचुनाव है और हमेशा की तरह इस बार भी रेत उत्खनन को जड़ से समाप्त करने का दोनों ही प्रमुख पार्टियां फिर से वादा और वचन पत्र में इसकी घोषणा करेंगी। लेकिन जैसे ही सत्ता में काबिज होती है जो पार्टी, वो उस वादे को भूल जाती है और या सिर्फ
घोषणा मात्र रह जाता है। रीवा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्योंटी जलप्रपात में बीते कल 2 लोगों के डूबने की खबर आई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक दस्ते ने रेस्क्यू किया और यहां से 4 डेड बॉडी बरामद की। इसके अलावा 15 दिनों पुरानी एक डेड बॉडी भी मिली है। दरअसल क्योंटी जलप्रपात रीवा जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है और दूर दराज से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। बीते कल उत्तर प्रदेश प्रयागराज से तकरीबन 6 लोग यहाँ घूमने आए थे और उन 6 लोगों ने यहाँ पर पिकनिक मनाई, जिसके बाद 2 युवक नहाने गए और दोनों युवक नहाने गए, जिसके बाद उनका पैर फिसल गया और नदी में डूब गए और उन दोनों युवकों को बचाने के लिए उनके 4 साथी भी नदी में कूद गए, जहां पर उन 6 लोगों की जान चली गई है। जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक दस्ते ने यहां पर क्योंटी जलप्रपात में रेस्क्यू किया है और लगभग 4 लोगों की डेड बॉडी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि अभी भी 2 लोगों की डेड बॉडी नहीं मिल सकी है और प्रशासन के द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और प्रशासन अभी भी 2 लोगों की डेड बॉडी बरामद नहीं कर सका है। इसके अलावा 15 दिन पुरानी डेड बॉडी भी यहाँ पर मिली है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने काफ़ी विरोध जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और यहाँ पर शराबखोरी करते हैं, जिसके कारण ऐसी जाने जाती हैं। बड़े तालाब में बेजुबान कुत्ते को फेंकने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। आप देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर भोपाल पुलिस ने इस सलमान नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब सलमान को अपने गुनाह का पछतावा भी है। वो कान पकड़कर माफी मांग रहा है देशवासियों से, भोपाल वासियों से, कि आगे भविष्य में कभी ऐसे किसी बेजुबान को परेशान न करेगा। सलमान, क्या है पछतावा? सर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है इस बात का। क्यों बनाया था वीडियो? मजाक मस्ती में? सर मैंने मजाक मस्ती में ये वीडियो बना लिया। अब कभी जीवन में किसी बेजुबान को परेशान करेंगे? सर कभी नहीं करूंगा मैं। क्या माफी मांग रहे हैं आप? सर मैं पूरे देशवासियों से माफी मांग रहा हूँ। माफ नहीं करेंगे? तो बिल्कुल यही वो आरोपी हैं जिन्होंने एक बेजुबान जानवर को बड़े तालाब में फेंक दिया था। उसके बाद अब ये किसी तरह से पुलिस ने इसे यहाँ से हिरासत में लिया। कोतवाली इलाके में ये सलमान नाम का युवक रहता था। हमारे साथ CSP भी है बिट्टू शर्मा, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर इस सलमान नाम के आरोपी को पकड़ा है। क्या मैम काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था ये? हाँ, काफ़ी वीडियो चला ये। इसमें जन नागरिकों की काफ़ी इसमें निंदा भी आई, जिसमें हम लोगों ने जब इस वीडियो को देखा तो तत्काल हमने टीम लगा दी थी कि ये बंदा ये काजी कैम का बंदा और इधर बोट क्लब पर आके इसे ऐसा कृत्य कर रहा है, तो वो फिर असहनीय हो गया, तो इसको फिर गिरफ्तार किया गया। मैम क्या लगता है कि धाराएं क्या है, क्या सजा हो सकती है और बाकी लोगों को क्या मैसेज जाना चाहिए? धाराएँ 429 11 पशु क्रूरता अधिनियम लगाया है इस पर, और लोगों को मैं ये सिर्फ मैसेज देना चाहती हूँ कि ये बेजुबान जानवर हैं और इनमें भी जान है। तो आप जैसे आपके घर में बच्चे होते हैं छोटे, जब तक वो बोल नहीं पाते, जब तक वो अपनी पीड़ा नहीं बता पाते, इन जानवरों से भी ऐसे प्यार करें। ये जो आरोपी है इसे भी तो रियलाइज का जीवन में दूसरे लोग ऐसी घटना करें, इसके लिए क्या और सजा इसे पुलिस भी अपनी तरफ से देगी? और सजा है वो मैं आपको कैसे बता दूँ, लेकिन फिर भी उन कानून तो अगर वो कुत्ता जिंदा नहीं मिलता है, मर जाता है, तो 5 साल की सजा तो इसको कोर्ट देगी ही। बिल्कुल। तो अब पुलिस ये भी तय करेगी कि जिस बेजुबान जानवर को इस सलमान ने बड़े तालाब में फेंका था, क्या वो जिंदा है? अगर वो कुत्ते की मौत हो गई है तो जाहिर सी बात है सलमान की मुश्किलें और बढ़ भी सकती हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने अब व्यापारिक संगठन आगे आ रहे हैं। अनलॉक के फेस में भी खुद को व्यापारियों ने लॉकडाउन की स्थिति में ला दिया है। वजह है कि लगातार कोरोना का बढ़ता दायरा और व्यापारियों को हो रही असमय मौत के चलते बाजारों को अब बंद किया जा रहा है। आज सराफा व्यवसायियों ने बंद का ऐलान किया और 3 दिनों तक सराफा व्यवसायियों की दुकान इस तरीके से ही बंद रहेगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बकायदा सूचना बोर्ड भी टांगा गया है कि स्वास्थ्य संबंधित सतर्कता के कारण प्रतिष्ठान को बंद रखा गया है। तो देख सकते हैं तमाम सराफा व्यवसायियों ने आज हड़ताल की है, 3 दिनों के लिए खुद को बंद रखा है। इसके पहले मुकादमगंज जो कल तस्वीरें भी सामने आई थी, वो भी 3 दिनों के लिए बंद है, जो कि वहां भी करीब 4 व्यापारियों की मौत कोरोना से हो चुकी है। तो बेशक ब्रेक जो चेन है उसे ब्रेक करने के लिए व्यापारी अब आगे आ रहे हैं और वर्तमान में जबलपुर शहर में भी जो आंकड़ा है कोरोना का वो 6000 के ऊपर पर पहुंच चुका है। व्यापारी लगातार सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि शहर को अब लॉकडाउन की बेहद आवश्यकता है। संडे का कर्फ्यू भी अब खत्म कर दिया गया है। इस लिहाज से व्यापारियों ने अब स्वतः ये निर्णय लिया है कि वे अपने प्रतिष्ठान को सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ही खोलेंगे एवं अन्य जरूरी जो चीजें हैं उनकी भले ही दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन मौजूद रूप से अगर देखा जाए तो बाजार को शाम को 5 या 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश पूरी तरह अनलॉक होने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि 90,000 कोरोना संक्रमित पहुंच चुके हैं
और अब सरकार ने गंभीर मरीजों के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत बेड की सुविधा उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। ये सिस्टम है डाउन ट्रांसफर सिस्टम। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डाउन ट्रांसफर सिस्टम की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने की है, ताकि इस समस्या का हल निकल सके। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिम्मेदारों का कहना है कि अभी उन गंभीर मरीजों को बेड की ज्यादा जरूरत है जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर युक्त हों। सरकार की ओर से अब जो वार्ड बनाए जा रहे हैं, जरूरत है आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया करा जाए, ताकि गंभीर मरीजों के ट्रीटमेंट में कोई असुविधा ना हो। ऐसे में ट्रांसफर डाउन सिस्टम को लागू किया जा रहा है, जिसके तहत डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों को 3 दिन से यदि बुखार ना आ रहा हो तो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के बीते 4 दिनों में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ज्यादा ना हो, उन्हें डीसीएच में डाउन ट्रांसफर किया जा सकेगा। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में जहां भर्ती मरीजों को बीते 3 दिन दवा दिए बुखार ना आए और तापमान सामान्य हो और सांस लेने में कोई परेशानी ना हो, तो उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं बताई जाएगी और उन्हें कोविड केयर सेंटर या होम आइसोलेशन में डाउन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डाउन ट्रांसफर सिस्टम के तहत कोविड मरीजों को अगर कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें उनके निचले कोविड अस्पताल में शिफ्ट करने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने की है। स्वास्थ्य विभाग की आशंका है कि अगले 1.5 महीने में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो जाएगा। ऐसे में जरूरत पड़ेगी गंभीर मरीजों को बेड की, और तब उन्हें बेड की सुविधा और इलाज मुहैया हो सके, इसके लिए अभी से ही तैयार किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये प्लान। इस प्लान का नाम है डाउन ट्रांसफर सिस्टम, जिसके तहत मरीजों को समय पर इलाज और बेड मुहैया हो सकेगा। विश्व हिंदी दिवस पर सरकारी स्कूलों में भले ही तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हों, राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस का जश्न भले ही जोर शोर से मनाया जाता रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि सरकारी स्कूलों में हिंदी के शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में हिंदी के शिक्षकों की भारी कमी है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तमाम पहल भले ही की जाती रही हो, लेकिन सरकारी स्कूलों में भाषा के शिक्षकों की भारी कमी है। भोपाल में हर स्कूल में 500 बच्चों पर एकमात्र शिक्षक हिंदी का है, तो ग्रामीण इलाकों में हाई स्कूल के भाषा के शिक्षक पर ही पूरा दारोमदार है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 75,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। प्रदेश भर में 50,000 से ज्यादा हिंदी के शिक्षकों की स्कूल में जरूरत है। हिंदी यानी भाषा के शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसीलिए अंग्रेजी के शिक्षकों से ही हिंदी पढ़ाई जाती है और गणित के शिक्षक से ही कॉपियां चेक भी कराई जाती हैं। प्राइमरी और माध्यमिक शाला के शिक्षकों का स्तर सुधारने के लिए भले ही तमाम पहल की जाती रही है, लेकिन प्रत्येक शाला में कम से कम 2 हिंदी के शिक्षक यानी विशिष्ट हिंदी के शिक्षक होने चाहिए, जो कि भाषा का सिलेबस पूरा करा सके, क्योंकि भाषा के शिक्षकों की फिलहाल जो संख्या की बात करी जाती है वो पर्याप्त नहीं है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक, प्राइमरी स्कूलों में ना तो हिंदी के शिक्षक हैं, ना ही मिडिल स्कूल में। हाई स्कूल में केवल 1 पद शिक्षक का है हिंदी भाषा के, यानी सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल के एकमात्र टीचर के भरोसे भाषा की शिक्षा है। माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की स्थिति है कि केवल 1 या 2 शिक्षक हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और टीचर केवल एक ही है, और एक ही टीचर के भरोसे सारे विषयों की पढ़ाई कराई जाती रही है। ग्रामीण इलाकों में 100 से 104 शिक्षकों पर महज 1 ही भाषा का टीचर है। अगर सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में भाषा के 2 से 3 शिक्षकों की जरूरत है, ताकि वो विषय बार हिंदी की और दूसरी भाषा की पढ़ाई करवा सके, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। सरकार को यानी स्कूल शिक्षा विभाग को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं सियासत भी गरमाई हुई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक तरफ तो तंज कसा है कि सरकार जिस तरह से रोज केंद्र को चिट्ठी लिख रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि सरकार को चिट्ठी पत्र लिखने के लिए एक अलग से विभाग बना देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसका एक प्रमुख वजह ये है कि कोरोना पर यहाँ पर राजनीति हो रही है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को अलग थलग कर दिया गया है, यानी कि वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बाकी के विभाग उन्हें सहयोग नहीं करते हैं। हालांकि उनसे जब ये पूछा गया कि क्या किसी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है या क्यों किया जा रहा है, इस पर उनका कहना था कि ये जरूर है कि राज्य में की जो सरकार है वहाँ पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है और किसी का किसी के साथ समन्वय नहीं है। हालांकि इस पूरे आरोप पर जो मंत्री है अमरजीत भगत हैं, उन्होंने
अजय चंद्राकर पर निशाना साधते हुए कहा कि अजय चंद्राकर को अंदर की बात कैसे पता चल जाती है। उनका कहना था कि अजय चंद्राकर को दूसरों के घर में झांक ताक नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि तमाम जो मंत्री है और सरकार जो है सभी के साथ समन्वय लेकर चल रही है। हालांकि उनका तर्क ये था कि मामले जो बढ़ रहे हैं उसकी एक प्रमुख वजह यह है कि न केवल राज्य में बल्कि देश दुनिया सब जगह मामले बढ़ रहे हैं और उसका रीजन ये है कि कोरोना अपने आप में इस तरह की संक्रामक बीमारी है कि इतनी जल्दी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। देखना यह है कि उस पूरे मामले में जो सियासत गरमाई हुई है आने वाले समय में इसका और क्या रुख सामने आता है। लेकिन ये जरूर है कि मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप करता है या किस तरीके से पूरे तथ्यों के साथ में सरकार को घेरता है, तमाम आंकड़े सामने लाता है और किस तरीके से आम लोगों के साथ खड़ा होता है, ये भी देखना होगा। और वही सरकार के सामने भी चुनौती है कि किस तरीके से ये जो संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार होते कोरोना ब्लास्ट और बढ़ते मौत के आंकड़ों से अब लोगों में दहशत हो चली है कि छत्तीसगढ़ में अब तक 555 लोगों की मौत हुई है। तो ये बात अगर राजधानी रायपुर की कर ली जाए तो 200 से अधिक मौत केवल राजधानी में हुई है। जो अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए तो 45% से ज्यादा, कुल मौतों का 45% से ज्यादा राजधानी रायपुर में मौत हुई है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि प्रदेश के अन्य 27 जिले में भले ही मौत के आंकड़े कम हो, लेकिन राजधानी रायपुर में तेजी से हो रहे मौत और लगातार मौत के बढ़ रहे आंकड़ों से लोगों के मन में दहशत है। बहरहाल देखना होगा कि हमारे जिम्मेदार, हमारे हुक्मरान कब इस दहशत से लोगों को आजादी दिलाते हैं और कब तक हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो पाता है, क्योंकि जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीज बढ़ते जा रहे हैं, कहना काफी मुश्किल हो चुका है कि ये आंकड़ा कब जाके थमेगा और कब लोगों को कोरोना से राहत मिलेगी। महासमुंद जिले में कोरोना को लेकर स्थिति लगातार चिंताजनक होते जा रही है। जिले में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। महासमुंद जिले में बीते 4 महीने में जितने कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए थे उससे कहीं ज्यादा बीते 13 दिनों में सामने आए हैं। महासमुंद जिले में मई से लेकर अगस्त तक कुल 564 केस कोरोना के सामने आए थे, लेकिन सितंबर माह के 12 से 13 तारीख तक अब तक कुल 774 केस से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन लगातार चिंता पे है। जिला प्रशासन ने इसके लिए नई रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत अब जिला प्रशासन प्रोएक्टिव टेस्ट कराएगा। इसके लिए जिले के मितानिनों को जिम्मेदारी दी गई है। ये मितानिन गांव-गांव में घर में जाकर डाटा तैयार करेंगे। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण का डाटा तैयार कर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग कोरोना के सैंपल लेगा। क्योंकि अमूमन देखा यह जा रहा था कि कोरोना टेस्ट को लेकर लोग छुपते छुपाते नजर आ रहे थे, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने यह रणनीति तैयार की है। दूसरे प्लान के तहत जिला प्रशासन अब कोविड केयर सेंटर बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए जिला प्रशासन जिले के हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर खोलने जा रहा है। यह कोविड केयर सेंटर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सामने या उसके आसपास खोला जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने 97 ट्राइबल विभाग के हॉस्टलों का चयन किया है। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जिला प्रशासन लगातार पहल कर रही है। अब तक कोरोना के जिले में 1399 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 664 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो वहीं 714 केस अभी तक एक्टिव है। वहीं 21 मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना के चलते मृत्यु हो चुकी है। बहरहाल जिला प्रशासन लोगों से अपील करते हुए नजर आ रही है कि शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाए। बहरहाल देखना ये होगा कि जिला प्रशासन के इस पहल का आखिर कितना लोगों पर असर पड़ता है। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 महासमुंद। घर घर हरियाली की मंशा से वन विभाग द्वारा पौधे तुम्हार द्वार योजना के तहत एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत वन विभाग ने 4,60,000 पौधे नर्सरी में तैयार कराए थे, जिसमें से 3,24,000 जो पौधे हैं वो वन विभाग के द्वारा बांटा जा चुका है। और इस हरियाली योजना में कोरोना ने एक बार फिर ब्रेक लगा दिया है। इसके तहत जो कोरोना का जो प्रभाव है, जिसके कारण 1 लाख से अधिक पौधे अभी भी नर्सरी में पड़े हुए हैं और वन विभाग इसे कोरोना के कारण नहीं बांट पाया है। इस योजना के तहत पौधे घर घर पहुंचते और लोगों के द्वारा उन पौधों को लगाया जाता, उसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता, ताकि वो पौधे बढ़ते और एक बार हमारे ज़िले में हरियाली आती।
वहीं हम आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा आधार कार्ड के साथ आने पर उनको ये पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने घर में ये पौधे लगाएं। और औषधि पौधे और छायादार पौधों को ही वन विभाग ने प्राथमिकता में रखा है और इनको ही बांटा जा रहा है। और भोपाल से खबर आपको देंगे, जहां मौसम विभाग ने संभावना जताई है 4 संभागों समेत 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने जारी किया 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट, जहां इंदौर, धार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बैतूल, हरदा, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, रीवा, सतना, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर जिले में गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश हो सकती है। और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते ऐसे हालात बने हुए हैं और इस तरीके से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। तो एमपी के 4 संभागों समेत 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि जबरदस्त बारिश हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।